नमस्कार। आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गई है कि 10 नवंबर 2025 की शाम जो दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ था वो आतंकी हमला था। इस बात की पुष्टि अमेरिका ने भी कर दी है। पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, याद कीजिए। यानी कि सिर्फ 6 महीने के बाद ही आतंकियों ने भारत को निशाना बना दिया। जैश ए मोहम्मद का इससे लिंक बताया जा रहा है और इस बार का हमला बहुत ही सोचने वाला है, कई पहलुओं पर विचार करने वाला है, क्योंकि इस बार का आतंक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क दिखा रहा है। इससे पहले जो आतंकवादी भारत में आते थे, ब्लास्ट करते थे, वो भारत के बाहर से आते थे। लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर आतंकी बन रहे हैं और अच्छे पदों पर बैठे लोग, अच्छी नौकरियां कर रहे लोग इस आतंक को फैला रहे हैं। आखिर इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि ये पढ़े लिखे लोग अपने ही देश को तबाह करने पर जुटे हैं? और क्या ये यही लोग थे या फिर देश में और भी इसी तरह के व्हाइट कॉलर टेररिस्ट छुपे हुए हैं? अगर ऐसा है तो कैसे इन लोगों से देश को बचाया जाए, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। मौलाना हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ये मूल रूप से हरियाणा के मेवात का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह मस्जिद में इमाम के रूप में रह रहा था। यहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी, इनका जन्म तो लखनऊ में हुआ था। ये तो लोक सेवा आयोग से चुनी गई थी और 2013 में कॉलेज से अचानक लापता हो गई, जिसके बाद 2021 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और दिल्ली में जो ब्लास्ट करने वाली कार में सवार था एक शख्स, डॉक्टर उमर नबी, जिसका जन्म पुलवामा में हुआ था। वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उसके शरीर के जो चिथड़े मिले हैं, उसके माँ बाप से उनका मिलान कराया तो उसके डीएनए से साफ हो गया है कि ये वही उमर है जो गाड़ी चला रहा था और संभवतः उसने सुसाइड अटैक किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि उमर का संपर्क तुर्की के अंकारा स्थित हैंडलर उकासा से लगातार हो रहा था। फिलहाल इस रिपोर्ट से तुर्की इनकार कर रहा है। इस घटना पर अमेरिका, चीन, इजराइल, अर्जेंटीना, मिस्र, कनाडा ने शोक जता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और तुर्की का संबंध आया था, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा था। चलिए उस टॉपिक को फिलहाल छोड़ें। अब सोचिए कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर अब आतंक की राह पकड़ रहे हैं। गरीब होता, अनपढ़ होता, पीड़ित होता या शोषित होता तो एक बार के लिए समझ आता कि जीवन यापन करने के लिए वो आतंकी बना या उसका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को लेकर एक बड़ी चिंता पैदा हो रही है। इस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये चिंता क्यों है और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहां से पैदा हुए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस आतंकवादी हमले को लेकर क्या भारत को किसी जाल में फंसाने की साजिश तो नहीं की गई। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जो ये आतंकी हमला था ये एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि लगता है कि आतंकियों की बहुत ही बड़े पैमाने पर देश को दहलाने की साजिश थी। लेकिन सुबह ही लखनऊ और फरीदाबाद में कुछ लोग पकड़े गए थे और उनके पास से हथियार मिले थे, कुछ बैटरियां मिली थी, विस्फोट या बम बनाने वाले सामान मिले थे, जिससे लगता है कि ये बड़ी तैयारी में थे। लेकिन इनकी प्लानिंग फेल हो गई और फिर प्लानिंग फेल होने के बाद हड़बड़ी कहें या गड़बड़ी कहें, उसमें दिल्ली का ब्लास्ट हुआ या किया गया। उमर ने या तो पकड़े जाने के डर से ब्लास्ट किया हो, या फिर गलती से हो गया हो, या फिर उसने सोचा हो कि अब तो हमारा खेल खत्म हो गया, एक ब्लास्ट जो वो बचा है वो कर ही दें। ये कयास है। दूसरा ये कि अगर ये पाकिस्तान से कनेक्टेड संगठन था, उसका हमला था, तो उसने जानबूझकर जिम्मेदारी नहीं ली होगी ताकि भारत एक्शन लेने में जल्दबाजी करे और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को दुनिया के देशों के बीच फंसाया जा सके या घेरा जा सके। क्योंकि अभी भारत के रिश्ते चीन, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश इनसे अब अच्छे नहीं रहे हैं और मौजूदा हालातों में अमेरिका से भी बिगड़े हुए हैं और रूस से भी अमेरिका की वजह से कुछ कमजोर हुए। अब पाकिस्तान पर शक इसलिए है क्योंकि वो ऐसी ही वारदातें भारत में अंजाम देता रहा है, ये उसका पैटर्न रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो लगातार बदले की ताक में तो है ही। लगातार दोनों देशों के बीच बयानबाजियां भी जारी हैं और हाल ही में पाकिस्तान के खैरपुरा तामेवाली में 30 अक्टूबर को एक रैली हुई थी। उसमें एक वीडियो सामने आया था जिसमें लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा था कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है,
वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है कि जैसे पुलवामा और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग कैंप को तहस नहस कर दिया था, तो अब ये ट्रेनिंग कैंप बांग्लादेश में चल रहे हो, वहां से ऑपरेट हो रहे हो। तो ऐसे में भारत कैसे डायरेक्ट बांग्लादेश पर अटैक कर सकता है? इसलिए ये एक साजिश भी लगती है और पाकिस्तान के तार यहां से जुड़ सकते हैं। कैसे? अब उसको हम समझेंगे। कुछ समय से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के दुश्मन थे, पसंद नहीं करते थे, वो आज इतनी नजदीक आ गए हैं, जबकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। जबकि भारत और बांग्लादेश एक तरह से एक दूसरे के जोड़ीदार थे, साथी थे। थोड़ा सा इसकी वजह को समझ लेते हैं ताकि मामला क्लियर हो जाए। अगस्त 2024 में जाते हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनिस को अंतरिम पीएम बनाया गया, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई और शेख हसीना को भारत में शरण देना ही भारत को भारी पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि भारत ने उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया है। वे हसीना को युद्ध अपराधों के लिए प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उनकी मांग को नहीं माना और अभी भी शेख हसीना भारत में ही शरण लिए हुए हैं। आज शेख हसीना का एक इंटरव्यू भी रिलीज हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश और भड़क गया है और उसने कहा है कि शेख हसीना को मीडिया का मंच नहीं देना चाहिए। इसके अलावा गोदी मीडिया, जिसने बहुत से फेक न्यूज़ फैलाए, इससे बांग्लादेश में एंटी इंडिया की भावना बढ़ी और फिर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े। तो भारत ने उसकी निंदा की और फिर संबंध बिगड़ने शुरू हुए। तो इंटरनेशनल लेवल तक बिगड़ते ही रहे। फिर बाड़बंदी का विवाद आया, अदानी के पेमेंट रोकने का विवाद आया, भारतीय उच्चायुक्त को तलब करने का विवाद आया, आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का मामला सामने आया और भी कई मुद्दों पर तनाव बढ़ा। और इस घड़ी में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया और फिर पाकिस्तान के मंत्रियों के बांग्लादेश के दौरे होने लगे और उनके बीच एक मजबूत दोस्ती पनपने लगी। यहां तक आपको समझ आ गया। और धमाके से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान का जो युद्धपोत था वो बांग्लादेश में जाकर खड़ा हो गया, उसने वहां पर लंगर डाल दिया। तो समझ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती कितनी करीब हो गई है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई युद्धपोत बांग्लादेश में तैनात हुआ है। खैर, अब सवाल यह आता है कि क्या किया जाए, भारत क्या करे। देखिए, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बना है और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से हालात काफी बदल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ट्रंप ने गोद में बैठा दिया है और ट्रंप बार बार भारत को परेशान कर रहा है। 60 से ज्यादा बार तो ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उसने रुकवाई है। इसके बाद ट्रंप ने भारत को कहा कि रूसी तेल खरीदना बंद करो। जब भारत ने ऐसा नहीं किया तो उसने भारत पर 50% का टोटल टैरिफ लगा दिया, जबकि पाकिस्तान पर 19% ही रखा। इसके बाद अवैध भारतीयों को बेड़ियां बांध बांध कर भारत भेजा, उनकी तस्वीरें वायरल की। H1B वीजा महंगा किया, जिससे करीब 70% भारतीयों पर असर पड़ा और यह भी कह दिया कि भारत में जो अमेरिकी कंपनियां काम करेगी उन पर भी फाइन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। और फिर ट्रंप के दबाव में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना कम कर दिया और अमेरिका से महंगा तेल खरीदने पर सहमति जता दी, जिससे कहीं ना कहीं रूस और भारत के रिश्तों में पहले वाली गर्माहट नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही। इतने में पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाक को IMF से कर्ज दिलवाया, जिस IMF को भारत पैसे देता है। ट्रंप ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया। तो ऐसे में भारत को इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी आर्थिक रूप से भारत को जनहानि भी हुई थी और आर्थिक रूप से काफी नुकसान भी हुआ था। पाकिस्तान को जो हुआ वो अलग बात है, पाकिस्तान जाने। तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को चीजों का ध्यान इस बार रखना होगा, क्योंकि मामला बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से यह हमला प्रायोजित कराया गया था तो जाहिर सी बात है वो इस बार कोई नई चाल के साथ युद्ध के मूड में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर थमा था, रुका था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ था, तब मोदी जी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ, कहीं से भी हुआ, किसी ने भी किया, तो हम इसे युद्ध ही मानेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की एक तरह से घोषणा कर दी। और उसी समय कह दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर दिया जाएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा।
तो फिर पाकिस्तान ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? इसमें जरूर कोई चाल हो सकती है। और सोचिए, जो हमने बताया कि इस धमाके से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ चटगांव बंदरगाह पर लंगर डाल चुका था। 1971 की जंग के बाद 54 सालों में पहली बार कोई पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा। तो क्या पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है? क्या पाकिस्तान ने कोई जाल बिछा रखा है? सोचने वाली बात है। कोई ना कोई चाल तो होगी, या अमेरिका जैसे देशों का इशारा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की आदत है दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना। और इस बार अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने घटिया दर्जे के हथियार बेचने के लिए भारत पर लगातार प्रेशर बना रहा है। अमेरिका जीएम फसलें जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट हो गए, सेब हो गए, शराब हो गए, पशु चारा हो गया, इनके बाजार में भी एंट्री चाहता है। लेकिन अगर उसकी एंट्री हुई तो फिर भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। किसान कहां जाएंगे? वो त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, जिसके चलते भारत सरकार ने इस डील से साफ साफ इनकार कर दिया। और भी कई डील हैं जिसको लेकर अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर भारत पाकिस्तान पर तुरंत कोई एक्शन लेता है तो ट्रंप को भारत पर चढ़ने का मौका मिल जाएगा और दुनिया में भारत को अलग थलग करने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये तमाम वजह हैं जिससे लगता है इस बार का अटैक दिल्ली को दहलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को फंसाने के लिए हुआ हो। और इन सब के बीच व्हाइट कॉलर टेरर सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर व्हाइट कॉलर टेरर भारत में क्यों पनपा और ये कितना टेंशन का सब्जेक्ट है, साथ ही इससे कैसे बचें और कैसे पहचानें व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर, और भारत सरकार को क्या करने की जरूरत है। इस पर हम जल्द ही एक वीडियो लाएंगे अलग से, ताकि डिटेल में हम समझ सकें कि आतंक का ये नया रूप कौन सा है। नमस्कार।